नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानी जी डॉट इन में। साथियों, जैसा कि हम 12th अकाउंटेंसी के चैप्टर 2 को हम यहाँ समझ रहे हैं और जिसके हम पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं। तो जिन्होंने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए और पार्ट 1 पार्ट 2 पहले देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो भी आप देख सकते हैं, इसके बाद आप उसके देख सकते हैं। पार्ट 1 में हमने समझा है कि पार्टनरशिप क्या होती है, इसकी परिभाषा और इसकी विशेषता क्या है। साथ ही हमने पार्ट 2 में यह समझा है कि साझेदारी संलेख क्या है और इसमें कौन कौन सी विशेष सामग्री आती है, और जब साझेदारी संलेख लागू नहीं होता है तो उसमें साझेदारी संलेख के अभाव के कौन से नियम लागू होते हैं। तो आज हम पार्ट 3 लेके आए हैं जिसमें हम समझेंगे साझेदारी लेखे के विशिष्ट पहलू। कहने का मतलब मेरा ये है कि पार्टनरशिप बिजनेस जो होता है उसमें हम अकाउंटिंग किस टाइप से करेंगे। जैसे हम अभी तक हमने 11th में जो अकाउंटिंग सीखी है वो हमने एक सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग सीखी है, यानी कि एकाकी व्यापार की। पर जो पार्टनरशिप बिजनेस है उसकी हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इस अकाउंटिंग में और सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसे कि इस चैप्टर में हम आज जो टॉपिक क्लियर करने वाले हैं वो साझेदारी लेखे के विशिष्ट पहलू हैं। साझेदार को प्राप्त फर्म से जो प्राप्त होने वाली राशि वो कौन कौन सी होगी, साझेदार द्वारा फर्म को दी जाने वाली राशियां कौन कौन सी होगी। तो जैसे हम अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं कि पार्टनरशिप अकाउंट कैसे की जाती है या वो सोल प्रोप्राइटरशिप से कैसे अलग है, तो उसको हम समझ लेते हैं। जैसे हम बात करें तो साझेदारी अधिनियम में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि साझेदारी फर्म को अपने हिसाब किताब कैसे रखने चाहिए। कहने का मतलब यह है कि कोई भी पार्टनरशिप फर्म अपने अकाउंट्स कैसे भी रख सकती है, ऐसा अधिनियम के अंतर्गत उसको अकाउंट्स को रखने के लिए कोई कड़े नियम नहीं है या कोई किसी प्रकार की हिसाब किताब की कोई विधि नहीं बताई गई है। अब बात करें, फर्म भी प्राय क्या करती है, वही प्रणाली अपनाती है जो एकाकी व्यापार द्वारा अपनाई जाती है। देखिए, एकाकी व्यापार और साझेदारी दोनों एक ही प्रकार के, बस डिफरेंस इतना है कि एकाकी व्यापार में केवल एक व्यक्ति पैसा लगाता है, एक व्यक्ति लाभ कमाता है और एक ही व्यक्ति पूरी हानि होती है तो उसको वहन करता है और उसके डिसीजन एक अकेला व्यक्ति लेता है। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि पार्टनरशिप बिजनेस चेंज हुआ है तो ऐसी कंडीशन में उसके ट्रांजैक्शन भी चेंज हो जाएंगे। अगर एक कपड़े का व्यापारी एक अकेला व्यक्ति है और वो अपने कपड़े को खरीदता है बेचता है तो उसके यहाँ जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो एकाकी व्यापार जैसे हो रहे हैं। लेकिन अगर मान लिया जाए उस कपड़े के व्यापारी के साथ एक और बंदा मिल जाता है तो क्या उनके ट्रांजैक्शन चेंज हो जाएंगे? तो नहीं। जब ट्रांजैक्शन चेंज नहीं होते हैं तो अकाउंटिंग भी चेंज नहीं होगी। तो यहां पर भी पार्टनरशिप में अकाउंटिंग जो अपनाई जाती है वो कौन सी अकाउंटिंग अपनाई जाती है? वो एकाकी व्यापार की अकाउंटिंग ही अपनाई जाती है। यानी कि आपने जो 11th में पढ़ा है जिसमें आपने जर्नल पढ़ा है, लेजर पढ़ा है, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट जो आपने पढ़े जिसमें ट्रेडिंग पेंडर और बैलेंस शीट बनाई थी, यहां तक आप 11th में देख चुके हैं। आपने कुछ एरर जिनका रेक्टिफिकेशन भी आपने किया है, बिल्स बीआरएस पढ़ा है, यानी कि बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट आपने पढ़ा है। तो जो हमने एकाकी व्यापार या हम बात करें 11th में हमने पढ़ा है वही हमारा पार्टनरशिप में भी होता है। तो यहां इसके अलावा थोड़ा सा आप चेंज हो जाता है। अब चेंज क्या हो रहा है, तो पार्टनरशिप में क्या होता है, दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं और एकाकी व्यापार में एक अकेला व्यक्ति होता है। तो ऐसी कंडीशन में जो प्रॉफिट होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप की कंडीशन में क्या होता है, वो सारा का सारा प्रॉफिट अकेला व्यक्ति लेता है। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है, सारा का सारा प्रॉफिट वो अकेला व्यक्ति नहीं लेता है। यानी कि जितने पार्टनर है उन सभी में वो प्रॉफिट क्या होता है, बढ़ता है। तो हमें वही चेंज यहाँ देखना है। अब पार्टनरशिप में हमें किस टाइप की अकाउंटिंग करनी रहेगी, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें एक नए साझेदार का प्रवेश होता है। तो जब एडमिशन होता है तब अकाउंट्स में थोड़ा इफेक्ट आएगा। उसके बाद विद्यमान साझेदारी की निवृत्ति। देखिए, मान लिया जाए 3 पार्टनर, उसमें से एक रिटायर हो गया, अवकाश ग्रहण हो गया, तो ऐसी कंडीशन में भी अकाउंट्स में क्या होता है, कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। उसके बाद बात करें मृत्यु की दशा में भी क्या होता है कि अकाउंट्स में चेंजेस आ जाते हैं। फर्म का विघटन हो जाता है या व्यवसाय बिक जाता है, बिक्री हो जाती है, या फर्मों का एकीकरण हो जाता है, या सीमित दायित्व वाली जो साझेदारी है वो कंपनी में परिवर्तित हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में इनके अकाउंट्स में चेंजेस आता है, अन्यथा अकाउंट्स में कोई चेंजेस आएगा ही नहीं। आदि के संबंध में कुछ विशेष बातें को ध्यान में रखना है। अब हम यहाँ पर वो चीजें देखेंगे कि पार्टनरशिप जब करते हैं हम या पार्टनरशिप अकाउंटिंग कर रहे हैं बिजनेस में, तो उनमें कौन कौन से अकाउंट्स हमें बनाने रहेंगे या कौन कौन से मेथड हमें यूज करनी है। तो जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या चेंजेस करना है जो हमने सोल प्रोप्राइटर में नहीं देखा है। हमने यहाँ पर साझेदारों के पूंजी खाते बनाने की विधि नहीं देखी थी सोल प्रोप्राइटरशिप में, तो वो हमें पार्टनरशिप में करना है। अब ऐसा क्यों करना है, देखिए
जब सोल प्रोप्राइटरशिप थी तो वहां पर तो एक अकेला व्यक्ति था, लेकिन यहां पर क्या है, दो या दो से अधिक व्यक्ति है, तो हमें हर पार्टनर का अलग से क्या करना है, एक कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। वहां सोल प्रोप्राइटरशिप में एक अकेला व्यक्ति होता था तो हम उसका कैपिटल कहां लिख देते थे, सीधे बैलेंस शीट में लिख देते थे, ठीक है। उसमें जो भी ड्रॉइंग माइनस करना है वो हम कैपिटल में से माइनस कर देते थे, और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो प्लस करना है तो वो भी वहां कैपिटल में प्लस हो जाता था। तो हमने उसको एक अलग से स्पेसिफाई तरीके से नहीं दिखाया। लेकिन यहां पर क्या होता है, पार्टनर एक नहीं है, पार्टनर दो या दो से अधिक है, अधिकतम 50 हो सकते हैं, हमें पता है। तो यहां हम बात करें कि साझेदारी जो बिजनेस है इसमें कम से कम दो, अधिकतम 50 होते हैं, तो इस वजह से हर पार्टनर का हमें क्या करना पड़ता है, एक अलग से कैपिटल अकाउंट मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो हमें यहां पर क्या सीखना है, हमें साझेदारों के पूंजी खाते बनाने की विधि को सीखना है, जो हम आगे के वीडियो में सीखेंगे, आने वाले वीडियो में। सेकेंड हम बात करें तो साझेदारों में लाभ का वितरण। देखो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, जितना प्रॉफिट फर्म कमाती है, बिजनेस कमाता है, वो सारा प्रॉफिट कौन ले लेता है, वो अकेला व्यक्ति यानी कि सोल प्रोप्राइटर ले लेता है। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है, जितना भी प्रॉफिट फर्म कमाती है उस फर्म के प्रॉफिट पे किसका अधिकार होता है, सभी पार्टनर का। अब वो कैसे होता है, तो उनके बीच हमने पढ़ा है क्या होता है, पार्टनरशिप डीड होती है, यानी कि साझेदारी संलेख। तो वो अपना लाभ जो है वो कैसे बांटते हैं, साझेदारी संलेख के अनुसार बांटते हैं। तो हमें यहाँ पर साझेदारों के बीच लाभ का वितरण भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करें पूर्व में हुई भूलों का समायोजन। देखिए कभी कभी देखो हमने 11th में पढ़ा है कि भूल मानव का स्वभाव है, इसके लिए हमने पूरा चैप्टर पढ़ा था, एरर एंड देयर रेक्टिफिकेशन, अशुद्धि और उनका संशोधन। तो यहां पर भी क्या होता है, कुछ मिस्टेक हो सकती है। हो सकता है आपने किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया हो सकता है आपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ज्यादा लगा लिया हो सकता है आपने किसी को सैलरी नहीं दी हो, या प्रॉफिट आपको कैसे बांटना था और आपने किसी और तरीके से बांट दिया गया। तो ऐसी जो मिस्टेक होती है उसके लिए हमें क्या एडजस्टमेंट करना रहेगा, या कैसे एडजस्टमेंट एंट्री करना रहेगी, वो भी हमें इस पार्टनरशिप में पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्योंकि सोल प्रोप्राइटर में हमने अलग टाइप से अशुद्धियां देखी थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो अशुद्धि हो सकती है, साथ ही इसके अलावा भी कुछ अशुद्धियां हो सकती है जो हमें इस यानी कि 12th में पार्टनरशिप बिजनेस में या अकाउंटिंग में हमें देखना है। उसके बाद हमें यहाँ ये भी देखना है कि फर्म का पुनर्गठन, अगर कोई फर्म में चेंजेस होता है, देखो पुनर्गठन किन किन दशाओं में होता है, तो वो अपने प्रॉफिट में क्या कर रहे हैं, वो प्रॉफिट के रेशो में चेंज कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी उसे हम क्या मानते हैं, फर्म का पुनर्गठन मानते हैं। हम इस पे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, इसका पूरा एक चैप्टर है। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे अभी वापस से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर एक एक पॉइंट टू पॉइंट चीजों को आपको क्लियर करके दे रहे हैं, ताकि आपको इन फ्यूचर कभी भी आप अकाउंट से रिलेटेड किसी फील्ड में जाते हैं तो आपको कोई इश्यू ना आए। उसके बाद बात करें पुनर्गठन कैसे होता है, तो जब कोई किसी पार्टनर का एडमिशन हो जाए, ठीक है, तब भी हम पुनर्गठन मानते हैं। किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है तो भी हम पुनर्गठन मानते हैं। कोई पार्टनर की मृत्यु हो जाए तो भी हम उसको पुनर्गठन मानते हैं, और दो फर्में आपस में मिल जाए तो भी वो पुनर्गठन है। तो हमें यहाँ इस क्लास में हमें यही देखना है, या हम बात करें 12th क्लास में हम यही सीखेंगे कि पार्टनरशिप बिजनेस में अगर पुनर्गठन होता है तो उस समय अकाउंट्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, या अकाउंटिंग कैसे हमें करना होगी। उसके बाद हमें यहाँ और क्या देखना है, तो फर्म का विघटन या विघटन की कौन कौन सी दशाएं, और उन दशाओं में हम कैसे कैसे अकाउंटिंग करेंगे। देखो हमने पढ़ा है कि फर्म की एक अवधि होती है, एक टाइम पीरियड फिक्स होता है, ठीक है। तो जब कभी फर्म बंद करना रहे या बिजनेस समाप्त करना रहे, तो ऐसी कंडीशन में अकाउंट्स पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, वो हमें यहां पर देखना होगा कि फर्म का विघटन कैसे होता है। उसके बाद हम बात करें फर्मों का एकीकरण, या एकीकरण की दशाओं में क्या क्या लिखा होता है। जब दो फर्में आपस में मिल जाती है तो ऐसी दशा में उनकी अकाउंटिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये भी हमें इस पार्टनरशिप बिजनेस की अकाउंटिंग में सीखना होगा, यानी कि 12th में हमें सीखना होगा। उसके बाद हमारे यहाँ पर और क्या चेंजेस आता है पार्टनरशिप में अकाउंट में, तो साझेदारी फर्म को संयुक्त पूंजी कंपनी में परिवर्तित करने के संबंध में। तो कहने का मतलब यह है कि आपकी पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो 50 से अधिक संख्या हो जाए, या ऐसी कोई कंडीशन आ जाए कि वो आप क्या करो, अपने बिजनेस को कंपनी में परिवर्तित कर दो। तो ऐसी कंडीशन में अकाउंट्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या हमें पुरानी साझेदारी बंद करनी पड़ेगी, क्या हमें नई साझेदारी शुरू करनी पड़ेगी, या हमें अपने अकाउंट्स को कंपनी अकाउंट्स के आधार पर रखने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें आपको कहां समझनी है, पार्टनरशिप चैप्टर में हमें देखना है, या पार्टनरशिप अकाउंट में देखना है। बाकी की अकाउंटिंग कैसे चलती है, तो जर्नल अगर आप कर रहे हो, लेजर आप कर रहे हो, ट्रायल बैलेंस आप बना रहे हो, P&L अकाउंट आप बना रहे हो, बैलेंस शीट आप बना रहे हो, तो सेम सोल प्रोप्राइटरशिप में जैसा हुआ था सेम हमें वैसे ही करना है।
तो चलिए हम यहाँ देखते हैं कि साझेदार को फर्म से कौन कौन सी राशि प्राप्त होती है और कौन कौन सी राशि उसको दी जाती है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि फर्म से प्राप्त होने वाली राशि में साझेदार को कौन सी राशि मिलती है, तो पूंजी पर ब्याज मिलता है। अब पूंजी पर ब्याज क्या होता है? जो पार्टनर्स साझेदारी फर्म में पैसा लगाता है यानी कि कैपिटल लगाता है, उस कैपिटल पे उसे इंटरेस्ट भी मिल सकता है। वो किसके अकॉर्डिंग मिलेगा? तो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग। यानी कि सभी पार्टनर्स में पहले से अगर ये डिसाइड होगा कि कैपिटल पे हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे या इंटरेस्ट लेंगे, तो ऐसी कंडीशन में उनको फर्म द्वारा क्या दिया जाता है? पूंजी पर ब्याज दिया जाता है, जो कि पार्टनर्स के लिए क्या मानी जाती है? इनकम मानी जाती है, और फर्म के लिए क्या माना जाता है? एक एक्सपेंस माना जाता है। दूसरा, पार्टनर्स को क्या मिलता है फर्म से? तो ऋण पर ब्याज। ऋण पर ब्याज क्या होता है? तो जब कभी पार्टनर कैपिटल लगाता है और उस कैपिटल के अलावा भी वो अगर फर्म को ऋण दे रहा है, लोन दे रहा है, तो ऐसी कंडीशन में फर्म उसको ऋण पर क्या देती है? इंटरेस्ट चार्ज करती है, इंटरेस्ट देती है। तो ऐसी कंडीशन में हम बात करें, ये ऋण पर ब्याज भी साझेदार के लिए एक इनकम होती है और फर्म के लिए एक एक्सपेंस होती है। थर्ड, अगर हम बात करें पारिश्रमिक, देखिए पार्टनर्स, हमने देखा है कि पार्टनर जो होता है वो प्रधान भी होता है और एक एजेंट भी होता है। अब जो वो एजेंट के रूप में काम करेगा तो उसे सैलरी मिल सकती है, बोनस मिल सकता है, कमीशन मिल सकता है। ये कब डिसाइड होता है? ये पार्टनरशिप डीड में यानी कि साझेदारी संलेख या समझौते में पहले से डिसाइड होता है कि पार्टनर्स को वेतन मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितना मिलेगा, बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा, कमीशन मिलेगा तो किस रेट पे मिलेगा और किस प्रॉफिट पे मिलेगा। तो ये सारी चीजें कहां डिसाइड हो जाती है? साझेदारी संलेख में। तो ये भी पार्टनर्स को किससे मिलती है? अगर प्रावधान हो तो पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को क्या करती है? ये अमाउंट भी दे सकती है। उसके बाद पार्टनर को फर्म से क्या मिलता है? तो प्रॉफिट मिलता है। यानी कि इन सबको बांटने के बाद अगर कोई प्रॉफिट बच जाता है तो उसमें अपने रेशियो के अकॉर्डिंग किसी भी पार्टनर को प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये सारी राशियां फर्म क्या करती है? पार्टनर को देती है, या पार्टनर फर्म से क्या करता है? प्राप्त करता है। अब बात करते हैं पार्टनर्स फर्म को कौन कौन सी अमाउंट देगा। तो यहाँ हम देख पा रहे होंगे आहरण पर ब्याज। देखिए हमें पता है आहरण क्या होता है? जब निजी उपयोग के लिए हम व्यापार से कुछ निकाल लेते हैं, व्यापार का स्वामी पैसा या माल निकालता है, तो उसे हम ड्रॉइंग कहते हैं। अब ये जो ड्रॉइंग है, इस पर भी फर्म क्या कर सकती है? चार्ज कर सकती है। तो अगर किसी पार्टनर ने इस आहरण आहरण किया है फर्म से, तो फर्म उस पर क्या कर सकती है? आहरण पर ब्याज ले सकती है। और ये भी किसके अकॉर्डिंग होता है? तो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग। कहने का मतलब यहाँ पर कुछ राशियां पार्टनर को मिल रही है और कुछ राशियां पार्टनर को फर्म को देना पड़ रही है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग? तो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग। तो हमारे लिए यहाँ पर पार्टनरशिप डीड बनाना बहुत ही जरूरी हो जाता है, इसलिए हमें पार्टनरशिप डीड को अनिवार्य रूप से करना चाहिए, चाहे वो मौखिक रूप में करें या लिखित रूप में। पर उसको बनाना आपकी इच्छा के ऊपर है। कहने का मतलब वो ऐच्छिक होता है, बनाना यानी कि लिखित में लिखना। तो आज के इस वीडियो में हमने जो देखा है कि साझेदारी संलेख हमारे लिए कितना जरूरी है। दूसरा, हमने देखा है कि साझेदारी बिजनेस में अकाउंटिंग कैसे की जाती है और क्या क्या किस किस टाइप्स के अकाउंट हमें यहाँ बनाने रहेंगे, और पार्टनर्स को कौन कौन सी अमाउंट यहाँ पर मिलती है और पार्टनर्स को कौन कौन सी अमाउंट फर्म को देता है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबाइएगा। हम अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।